हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। जो कोई एक कण है वो स्थिर गति से एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी जो त्वरण है उसकी प्रकृति क्या होगी। तो हमेशा की तरह हम आपको कुछ समय देंगे। समय आपको हम देंगे 10 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन। फटाफट से आपको इसको सॉल्व करना है विद इन 10 सेकेंड्स। सॉल्व कीजिए एंड अपना जो भी आंसर है वो प्लीज़ अपनी कॉपी में लिखिए। और हम रिकमेंड करेंगे कि आप प्लीज़ अपने कॉपी एंड पेन साथ में लेके आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम्स अप। क्वेश्चन में गिवन है भाई, कोई हमारे पास कोई एक पार्टिकल है वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है, यानी कि एक हमारे वृत्तीय पथ है। देखिए, माफ़ करना जो गोला थोड़ा सही नहीं है, बट आप समझाने के लिए आपको काफ़ी है। मान लेते हैं कोई एक ये वाला कोई पार्टिकल ले लिया हमने P, ये हमारा सेंटर है वृत्तीय पथ का। तो देखिए बताऊं मैं आपको, अगर कोई कण P यदि वृत्तीय पथ पर एक समान गति से अगर गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय वेग होगा ओमेगा, वो तो हमारा होता है नियत, समान होगा हर जगह। बट जो उसका जो रेखीय वेग होता है वो दिशा के साथ चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे अगर उसका v है इस साइड में, रेखीय वेग यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो वो यहाँ आ गया तो इसका वेग इस दिशा में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो उसका कोणीय वेग है वो तो कांस्टेंट रहता है हर समय, बट जो उसका रेखीय वेग है वो हर समय परिवर्तित होता रहता है दिशा के साथ। हमारा जो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा वाला राइट है। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें होगा दिशा के साथ परिवर्तित होगा। देखिए इसमें क्या है, पूछा गया है त्वरण, बट यहाँ पे हमने किया है v। तो देखिए ये क्या होता है, यानी कि त्वरण क्या होता है हमारा dv/dt, यानी कि वेग में परिवर्तन तो होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं a, यानी कि त्वरण। तो बस अगर v चेंज होगा तो भाई a भी चेंज होगा, इसलिए हम कह देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट होगा। क्योंकि जो दिशा के साथ परिवर्तन होगा किसमें, त्वरण में, क्योंकि उसका जो रेखीय वेग है वो चेंज होता है दिशा के साथ, तो हमारा त्वरण भी दिशा के साथ परिवर्तन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको। आपके पास 4 ग्राफ दिए हुए हैं V एंड T, ठीक है। ये ऊपर V है, यहाँ पर T है, ठीक है। सारे ऑप्शंस में ये वाला है, वो प्रिंट नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बताना क्या हमें, इन चारों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ्स B और T वाला ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से बताइए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ग्राफ वाला लेकिन टफ नहीं है। ओके, टाइम सब। देखिए कोई पिंड है, वो गति और समय ग्राफ बताना है इसमें, ठीक है, किसी पिंड का। अब देखिए भाई, हमें पता होता है जो गति यानी कि v जो वेग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v = दूरी अपॉन समय, ठीक है। यानी कि एक समय में एक ही वेग तो होगा उसका। अगर कोई भी पिंड अगर गति कर रहा है तो उसका एक समय में एक ही वेग तो होगा। ये तो है नहीं कि उसके एक समय में बहुत सारे वेग हो जाएंगे भाई, उसका होगा एक समय में एक ही वेग होगा। जब देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन में, देखिए ये वाला T यहाँ पे ये अलग आ रहा है v, ठीक है। ये T यहाँ पे अलग v आ रहा है, ठीक है। ये मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, मतलब गलत नहीं है। लेकिन पूछा हमसे क्या है, गलत कौन सा है इनमें से, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B देखते हैं, यहाँ पे देखिए v/t। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो T है यहाँ पे उसके 2 v आ रहे हैं ऊपर। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये 2 टाइम्स कट करेगा इसको। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये 2 जगह कट कर रहा है, मतलब एक ही टाइम पर इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक समय पर 2 वेग आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर फॉल्ट है भाई, यानी कि ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें एरर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा B करेक्ट होगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें भी क्या आ रहा है, हर एक पे अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हर एक टाइम पर अलग अलग वेग आ रहा है, ठीक है। हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, A C D, बट जो गलत ऑप्शन पूछा गया है यानी कि नहीं है, तो वो हमारा नहीं होगा, कौन सा B। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए अच्छे से, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें दिया गया है एक बुलेट है इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकंड। एक हमारे पास कोई बंदूक है, हमने उसको ऊपर की तरफ एक गोली दागी उससे, जो कि ऊपर बिल्कुल ऊपर है, सीधे ऊपर है, ठीक है, सीधे ऊपर है। तो जो इसकी जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में वो कितनी 196 मीटर पर सेकंड है।
हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, सो टाइम सब देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बंदूक है हमारे पास, ले लीजिए बंदूक है। ठीक है, अब यहाँ से गोली निकली भाई। ठीक है, गोली है यानी कि बुलेट है और निकली। अब मानते हैं हमारी यहाँ तक पहुँची अधिकतम, इस जगह तक। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँची हमारी गोली। अब देखिए यहाँ से उसने क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जो हमारा v है यानी कि वेग है गोली का निकलने का, तो कितना है 196, यानी कि यहाँ पे क्या था, u जो प्रारंभिक वेग था 196 था। बट अब भाई जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो क्या होगा, इसका जो वेग वो 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई वापस तो आनी ना इसको, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे। इसमें नीचे जो पृथ्वी से मान लो कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं हम लोग, तो नीचे आती है, किस कारण आती है, जी के कारण आती है, जी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है वो। तो बस यहाँ पे क्या होगा, उसका वेग 0 का एक समय पर जब वो लौटेगा। अब देखिए यहाँ से हमें एक इक्वेशन पता होता है मोशन की, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस, अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, अधिकतम ऊंचाई। सो अधिकतम ऊंचाई पूछी जा रही है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या है, v क्या है, 0 है, तो क्या आ जाएगा 0, v 0 है, तो v 0 है तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल, देखिए यहाँ पे g क्या है, उल्टा लग रहा है, तो यानी कि g नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। अब u की वैल्यू क्या दी है 196, अब इसको इधर ले आएंगे 2gh यानी कि 2 इंटू 9.8 इंटू h इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या दी है 196 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, h इज इक्वल टू आएगी हमारे पास 196 इंटू 196 अपॉन 2 इंटू 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा एक, तो ये जाएगा हमारा इससे 2 टाइम्स। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा, एच इक्वल टू आएगा हमारे पास 60 मीटर यानी कि 1960 मीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। सो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने एक बुलेट को यहाँ से दागा है ऊपर की तरफ, तो यानी कि जो इसकी जो मैक्सिमम जो उसकी हाइट होगी वहाँ पे क्या होगा, उसका वेग 0 होगा। ठीक है, और जी नीचे लग रहा है यानी नेगेटिव हो जाएगा जी, तो हमने सिंपल सा एक इक्वेशन लगाई v स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको सबको पता होगा आई होप, तो बस इसी से हमने निकाल लिया h अपना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई वस्तु है जो स्थिर वेग से गतिमान है। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, जो उसका संपूर्ण बल है वो क्या होगा भाई इन चारों में से। देखिए आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, सो टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है भाई, अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर v हमारी क्या है कांस्टेंट यानी कि नियत है, तो हमें निकालना है फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो फोर्स हमें पता क्या होता है, m इंटू ए होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। सो m इंटू ए क्या होता है भाई, dv अपॉन dt, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर तो होती है हमारी त्वरण। सो dv अपॉन dt। अब देखिए जो हमारा वेग कांस्टेंट है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्या होगा, dv की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से m इंटू 0, सो हमारा f क्या आ जाएगा 0। सो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो वेलोसिटी दी है वो कांस्टेंट दी है, हमें पता होता है एफ इक्वल टू एम ए होता है, एक पता होता है हमें क्या होता है बी डी बी अपॉन डी टी, जो वी है हमारा कांस्टेंट है तो डी बी की वैल्यू 0 होगी। सो 0 हो जाएगा ओवरऑल फोर्स। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा इसको। सो क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको। देखिए ये वाला भी एक बुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ बुलेट ऑफ मास m kg is fired horizontally with a velocity v meter per second from a pistol of mass m kg, the recoil velocity of the pistol is। देखिए m द्रव्यमान का कोई m किलोग्राम द्रव्यमान का एक कोई बुलेट है, उसको हमने क्षैतिज दिशा में v मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ दागा हुआ है, क्षैतिज दिशा में यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब देखिए जिसका द्रव्यमान m kg है, इसमें शायद एक लाइन मिसिंग है जो उसमें बोला गया है द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज।
यानी कि देखिए रिकॉल वेलोसिटी क्या होती है, मान लो हमने कोई बंदूक से हमने कोई गोली दागी, तो एक रूल होता है भाई उसका न्यूटन का थर्ड लॉ के क्रिया के प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर यहाँ से हम गोली दागेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा इस पर, गोली पे भी लगेगा। तो बस वही पूछा गया है कि जो रिकॉल वेलोसिटी यानी कि जो बंदूक वाली जो पिस्टल की जो वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ, वो कितनी होगी। फटाफट से बताइए आप 10 सेकेंड्स में इसको। ओके सो टाइम्स ऑफ। देखिए यहाँ पे बात हो रही है आपकी वेग और एम की, यानी कि द्रव्यमान और वेलोसिटी की। तो इससे हमें याद आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं संवेग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि संवेग। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण, ठीक है, का नियम क्या होता था भाई। कोई चीज़ होने से पहले, मान लीजिए कुछ भी काम हो रहा है, उससे पहले उसका जो मोमेंटम है यानी कि इनिशियल मोमेंटम, यानी कि तुम्हारा जो प्रारंभिक संवेग इज इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, अंतिम जो फाइनल है उसके। अब देखते हैं प्रारंभिक में क्या था, हमारी जो पिस्टल थी वो भी स्थिर थी, और जो इसके अंदर जो बुलेट थी वो भी स्थिर थी। तो 0 + 0, ठीक है, इन दोनों का मोमेंटम 0 था। अब देखते हैं बाद में क्या हुआ। बाद में हम मान लेते हैं, चलिए इसमें जो दिया गया है कि v मीटर/सेकंड से दागी गई थी, तो जो गोली का तो दिया है v, बट मान लेते हैं पिस्टल का था v', ठीक है। सो पिस्टल का द्रव्यमान क्या था, उसका द्रव्यमान था m × v', ठीक है, प्लस अब देखते हैं बुलेट का क्या होगा, m दिया हुआ है और v दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, v' की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का m/M × v। सो ये हमारा आंसर होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लगाना है इसमें संवेग संरक्षण का नियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ द्रव्यमान और वेग के बारे में बात हो रही थी, इसलिए हमें याद आया कि भाई हमें संवेग पता होता है द्रव्यमान × वेग, तो बस इसीलिए हमने इसमें रूल अप्लाई कर दिया ये वाला। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको, What will happen if an object is dropped from a height and there is no air resistance। भाई क्या होगा अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और वहाँ पर हवा का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए एंड अपना जो भी आंसर है प्लीज़ अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए एंड आफ्टर डिस्कशन उसको क्रॉस चेक कीजिए। ओके, सो टाइम सब देखिए क्वेश्चन में किया गया है। अब भाई देखिए कोई चीज़ ऊपर से फेंकी जा रही है फ्रीली, ठीक है भाई, तो क्या होगा, जो उसका जी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सो पहला ऑप्शन देखते हैं, वह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ नीचे गिरेगी। देखिए स्थिर गति तो नहीं हो सकती भाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हवा का रेजिस्टेंस ही नहीं बिल्कुल। अब देखते हैं त्वरण के साथ नीचे गिरेगी, त्वरण हो सकता है। अब देखते हैं उसका त्वरण कम हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत है। गति और त्वरण दोनों में वृद्धि हो जाएगी, ये भी गलत है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन तो भाई राइट होना ही होना है, तो उसकी गति बढ़ जाएगी, सही बात है बिल्कुल भाई। अगर वो फ्रीली नीचे गिरेगा विदाउट एनी, हवा का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, तो क्या होगा, उसकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, यानी कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। बताइए भाई फटाफट से 10 सेकंड में, चार ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ओके, सो टाइम सब देखिए। सो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से होगा डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है। क्यों होगा, किसी पिंड का अधिकतम भार भाई पृथ्वी के ध्रुवों पर रहता है, ठीक है, क्योंकि जी का मान पृथ्वी सतह से ऊपर और नीचे जाने पर घटता है। तो जी का जो मान न्यूनतम होगा वो कहाँ होता है, विषुवत रेखाओं पर न्यूनतम होता है। मैक्सिमम कहाँ होता है, ध्रुवों पर। अब कोई पूछे मिनिमम कहाँ होता है भाई, मिनिमम तो वो होता है हमारा विषुवत में, विषुवत रेखाओं में, ठीक है, विषुवत पे होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8
आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज़ प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी तरंग की प्रबलता उसके किस पर निर्भर करता है भाई, किसके समानुपाती, किसके अनुपात में होता है। ठीक है भाई, सो बताइए फटाफट से 10 सेकंड्स के अंदर। ओके, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जिसको फॉर्मूला याद है वो इसको कर सकता है, जिसको नहीं याद है वो भी आज सीख जाएगा भाई क्या फॉर्मूला होता है हमारी इंटेंसिटी का। किसकी इंटेंसिटी, वेव की। सो किसी वेव की जो इंटेंसिटी है उसको हम आई मान लेते हैं, तो वो क्या होती है हमारी 2 पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर एंड होता था क्या, हाँ एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू होता है वो क्या होता है हमारा डेंसिटी। ठीक है भाई, घनत्व होता है। जो ए होता है वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड। और जो वी होता है वो होता है वेलोसिटी यानी कि वेग। और जो एन होता है वो होता है हमारा फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता बोल सकते हैं उसको हिंदी में। अब देखिए यहाँ से पूछा गया है कि भाई जो आई है वो आयाम के पूछा गया है, आयाम सब में आयाम है। तो चेक करते हैं भाई जो आई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के, तो यानी कि आयाम के वर्ग के। सो आयाम का वर्ग स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो आंसर नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको। क्वेश्चन दिया है, वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ, हम भूमि पर चल पाते हैं जिसके कारण। भाई आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है आपसे इसमें से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। विद इन 10 सेकेंड्स फटाफट से बताइए। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में गिवन है भाई, हम लोग जो चलते हैं वो किसके कारण चलते हैं, वो चलते हैं हम लोग फ्रिक्शन के कारण यानी कि घर्षण के कारण। ठीक है, अगर घर्षण ना हो तो हम लोग फिसल जाएंगे भाई। अगर हम चलते हैं रोड पर, अगर वहाँ पर जो घर्षण है यानी फ्रिक्शन है वो अगर ना हो, वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, तो हम लोग फिसल जाएंगे। हमारा जो भी काम हो रहा है, हम जो कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी हम लोग की मान लो जो मशीन है वो चल रही है, वो चल रही है किसके कारण, विद द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो सब काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी में एक वरदान भी है एंड अभिशाप भी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑन स्क्रीन बताना है आपको, बबल्स ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड्स ड्यू टू। किसके कारण भाई जो वायु में बुलबुले तरल पदार्थ में जो वायु के बुलबुले उठते हैं वो क्यों उठते हैं भाई। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से 10 सेकंड बताइए कौन सा आंसर है इसका। ओके, सो टाइम्स अप। ठीक है, सो जो हमारे जो तरल पदार्थ में जो वायु के बुलबुले उठते हैं वो उठते हैं हमारे श्यानता और उत्प्लावक बल के कारण, जो विस्कोसिटी और आपका जो बुओयेंसी है उसके कारण आपके जो बुलबुले उठते हैं वायु के वो तरल में उठते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बताना है आपको जो उत्तल लेंस की जो पावर है वो बतानी है आपको। अगर जो इमेज है वो फॉर्म्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखिए ये लेंस है हमारे पास, कोई उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये हमारा कोई प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमसे पूछा गया है कहाँ रखा हुआ है, बताया गया है 12 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, कहाँ से, इसके इस पोल से, बीच वाले से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनती है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है भाई, तो मान लीजिए यहाँ कहीं बनती है। अब देखिए अगर जो लेंस है तो यहाँ से अगर गया रेज, ठीक है, सो कुछ इस टाइप से, अरे यार थोड़ा सा गलती हो रही है, पर ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कुछ इमेज बन रही है। ठीक है भाई, अब देखिए बताना क्या है, हम लोग को बताना है इसका पावर।
सो सबसे पहले देखते हैं होता क्या है पावर। पावर होता है हमारा 1/f मीटर में, एंड 100/f होता है सेंटीमीटर में। अब हमें क्या चाहिए, f चाहिए, यानी कि फोकस इस लेंस का। तो हमें फॉर्मूला पता होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर जो v है वो क्या है, जो हमारा v है वो तो हमें दिया 25 सेंटीमीटर, और जो u है वो कितना है, u होगा हमारा माइनस का 12, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे रखी हुई है, इस साइड हमने पॉजिटिव माना है, तो जो इस साइड बनेगा ये वाला प्रतिबिंब तो वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो इसके पीछे बना हुआ है वो माइनस होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1/f क्या होगा, 1/v की वैल्यू 25 माइनस 1/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25 × 12, ऊपर 12 + 25 तो हमारा हो जाएगा 37। ठीक है भाई। तो हमारे पास आ गया 1/f की वैल्यू। सो यहाँ से निकाल लेंगे f की वैल्यू क्या होगी, f इज इक्वल्स टू क्या होगा 25 × 12 अपॉन 37। ठीक है। अब निकालना क्या है पावर, तो पावर क्या होता है 100/f अपॉन 25 × 12 × 37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 से 100 4 टाइम्स, 4 से 12 3 टाइम्स, एंड क्या बचेगा हमारे पास 37/3। सो ये हो जाएगा हमारा 12.33। तो पावर आ गई हमारी 12.33 डायोप्टर डी। ओके। इसकी जो यूनिट होती है पावर की वो होती है हमारी डायोप्टर। ओके। सो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट है। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको व्हाट इज़ द फिनोमिनन विच इस्टेब्लिश्ड द ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है। ठीक है। 10 सेकेंड है आपके पास, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ओके। सो टाइम्स अप। सो दिया है क्वेश्चन में भाई क्या, जो फिनोमिना है किसका, इस्टेब्लिश्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, यानी कि अनुप्रस्थ स्वरूप, प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप की जो प्रघटना है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण। अब देखते हैं ध्रुवीकरण है वो क्या होता है। ध्रुवीकरण क्या होता है, ये प्रकाश संबंधी ऐसी कोई घटना है जो क्या होता है भाई, जो अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग, उन दोनों के बीच में क्या है अंतर स्पष्ट करती है। ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको, अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। कोई भाई ताज़ा अंडा है हमारे पास, अगर उसको नमक के पानी में डालेंगे तो क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए भाई। आपके पास 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ओके। सो टाइम सब देखिए क्वेश्चन में गया होगा, अगर हमारे पास कोई ताज़ा अंडा है, अगर उसको नमक के पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जो अंडा है वो तैरेगा। अंडा क्या करेगा, तैरेगा। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। अब भाई क्यों तैरेगा, क्या कारण है इसका तैरने का। इसका कारण ये है कि जो नमक के घोल है, जो नमक का घोल है, नमक के पानी का, उसका जो घनत्व है वो अंडे के घनत्व से अधिक है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है। तो यानी कि पानी जो है उसका, नमक का पानी, उसका घनत्व ज़्यादा है, और जो अंडा है उसका घनत्व कम है। तो जो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो हमेशा नीचे रहता है, और जो अंडा है वो तैरेगा क्योंकि उसका घनत्व कम है। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको, व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड टी ऑफ अ वेव। जो कोई तरंग है हमारे पास, उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में क्या संबंध होगा। आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है पूरी फिजिक्स में। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। सो क्या हो जाएगा, n × t = 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। n की जगह पर ले लिए 5 f, यहाँ पे f लिया गया है। सो f = 1/t। सो f × t = 1। सो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, f × t = 1। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लिपिंग बिकॉज ऑफ। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम क्यों हैं। देखिए भाई फिर से क्वेश्चन आया है, आई होप आपको वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
सो देखिए इसके लिए 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन था सेम टू सेम, सो सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ रिपीटेशन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, बिना आपको कुछ भी सॉल्व किए हुए बताना है आपको। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। गठन बल आपका लगता है, मान लो हम चलते हैं आप की धरती पर, तो हम फिसलते नहीं। क्यों नहीं फिसलते भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा उसमें अप्लाई हो रहा होता है हमारे पैरों के और ज़मीन के बीच में, ठीक है, इसलिए हम लोग स्लिपिंग नहीं होते हैं। ओके, सो 16 क्वेश्चन नंबर 16, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान। अब देखते हैं, इसमें पूछा गया है वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, मतलब किस पर डिपेंड करता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर चेंज होता है या नहीं होता, सब जगह एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य रहता है, पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, सो टाइम्स ऑफ। सो देखिए, जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सब जगह एक समान रहता है, रिमेन्स सेम एवरीथिंग। द्रव्यमान हमेशा हर जगह समान रहता है। देखिए, जो चेंज होता है वो होता है हमारा भार, जिसको हम बोलते हैं वेट। द्रव्यमान हर चीज़ का समान रहता है, नित रहता है हमेशा, बट जो भार होता है वो जगह पर डिपेंड करता है। लाइक जो पृथ्वी है हमारा, उस पर कुछ और होगा, जो चंद्रमा है उस पर कुछ और होगा, बृहस्पति पर कुछ और होगा, और कहीं कुछ और होगा, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जी है उस पर डिपेंड करता है, जो भी नीचे हम जिस पे खड़े होते हैं या फिर जिस पे भी जो वस्तु रखी होती है उसके जो मटेरियल यानी कि उसका जो भी कुछ होता है उस पर डिपेंड करता है, ना कि मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा समान रहता है, मतलब ये है। बस चेंज होता है तो क्या, भार चेंज होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन देन, यदि कोई वस्तु एक वृद्धि गति में एक समान वेग से चल रही है तो भाई क्या होगा, जो उसका त्वरण और वेग में क्या होगा। देखते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए विद इन 10 सेकेंड्स। ओके, सो टाइम सब। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आपका होमवर्क के लिए, ठीक है। सो आपको इसको बताना है इसका आंसर क्या होगा, और प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में इसको लिखना है आपका ABCD में से कौन सा ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, एंड द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड T ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन k इज अ कांस्टेंट। जो सरलावर्ती गति करने में m द्रव्यमान के कण और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध क्या होगा, जो k है वो कांस्टेंट है। सो आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। एक फार्मूला होता है भाई जो स्प्रिंग वाला होता है, तो मैं बता दूँ आपको क्या होता है फार्मूला। तो फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा T इज इक्वल्स टू 2π√m/k, ठीक है। जो k होता है वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है इसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा D इज़ करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन, विद रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज G कॉल्ड। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में G को क्या कहा जाता है, ठीक है भाई। सो 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से है। ओके, सो टाइम्स अप। सो ऑप्शन नंबर हमारे देखते हैं कौन सा राइट है। सो गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। सो इसकी जो वैल्यू क्या होती है भाई, इसको देखते हैं लगे हाथ। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है भाई। ये इसकी वैल्यू होती है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है ये वाली। सो हमारा ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वीय स्थिरांक। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन योर स्क्रीन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, फटाफट से बताइए 10 सेकेंड्स में। ओके, जो आणविक द्रव्यमान और वाष्प दाब में एक संबंध होता था भाई, मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में। जो हमारा आणविक द्रव्यमान होता है
आणविक द्रव्यमान वो क्या होता है, वो होता है हमारा 2 इंटू वाष्प दाब, यानी कि वाष्प दाब का दुगुना होता है। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ओके, वाष्प दाब का दुगुना, आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब के दुगने के बराबर होता है। ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए जो बंदा नया है इस चैनल पर। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।